बरसात की उस रात देवगढ़ कस्बा असामान्य रूप से शांत था। यह वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि एक गहरी, भयावह खामोशी थी, जैसे हवा खुद किसी अनकहे राज को ढो रही हो। हर सांस में एक अनजाना डर घुला हुआ था, जो सीधे रूह तक उतरता था। शारदा अपने पुराने, विशाल हवेली जैसे घर में अकेली बैठी थी। उसके पति अमितेश शहर गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में घर की हर परछाई एक नया आकार ले रही थी। घड़ी की टिक टिक इतनी तेज लग रही थी, मानो समय खुद डर के मारे अपनी गति बढ़ा रहा हो, या शायद किसी आने वाली विपदा की चेतावनी दे रहा हो। हर पल एक सदी जैसा भारी लग रहा था और शारदा के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। तभी ठक ठक, दरवाजे पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक हुई। शारदा का दिल धक से रह गया। इतनी रात इस सुनसान माहौल में कौन हो सकता है? उसके मन में अनगिनत सवाल कौंध गए और हर सवाल के साथ डर की एक नई लहर उठती। उसने सोचा कि शायद अमितेश जल्दी लौट आए हों, लेकिन फिर उसे याद आया कि अमितेश कभी इतनी धीमी दस्तक नहीं देते। यह दस्तक किसी अजनबी की थी, किसी ऐसे की जो अपनी मौजूदगी को छिपाना चाहता हो। शारदा ने हिम्मत बटोरी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी हर चाल में एक अनिश्चितता थी, जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस रही हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सांस रोकी और धीरे से कुंडी खोली। सामने दो अजनबी खड़े थे। उनकी आंखें सामान्य नहीं थीं, बहुत ज्यादा ठहरी हुई, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे उनमें कोई भावना बची ही ना हो। उनकी नजरें शारदा को भेद रही थीं और शारदा को लगा जैसे उसकी आत्मा तक कांप उठी हो। भाभी जी, बस थोड़ी देर। उनकी आवाज में विनती नहीं, बल्कि एक अजीब सा हक था, एक ऐसी मांग जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। शारदा ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन अगला पल उसकी जिंदगी का आखिरी सामान्य पल था। एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और दरवाजा एक भयानक चीख के साथ बंद हो गया। बाहर की दुनिया के लिए वह चीख कभी सुनाई ही नहीं दी। अगली सुबह देवगढ़ ने एक और दुर्घटना सुनी। शहर में फुसफुसाहटें थीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कह दिया गया, आत्महत्या। किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने गहराई से जांच नहीं की। देवगढ़ के लोग ऐसे हादसों के आदी हो चुके थे, या शायद डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यहीं से तो उसकी शुरुआत हुई थी, एक ऐसी कहानी जो देवगढ़ की रातों को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। शारदा की मौत के कुछ ही रातों बाद शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग रात में घरों से निकलने से डरने लगे। हर परछाई में उन्हें कुछ अनजाना दिखने लगा। ट्रक ड्राइवर हरेंद्र, जो अपनी बेफिक्री के लिए जाना जाता था, उसने भी इस माहौल को महसूस किया। एक रात उसने अपने आंगन में खाट डाली, तारों भरे आसमान के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। हरेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में शारदा की घटना घूम रही थी और उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। तभी छन छन छन, पायल की आवाज। हरेंद्र चौंक कर उठ बैठा। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी, इतनी नजदीक, जैसे कोई उसके ठीक बगल में चल रहा हो। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। आंगन खाली था, पेड़ पौधे खामोश खड़े थे, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई थी। वह लगातार आ रही थी, एक धीमी लयबद्ध धुन में जो सीधे उसके दिल पर चोट कर रही थी। हरेंद्र को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छत पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में उसके बाल खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे, और चेहरा अस्पष्ट, जैसे धुएं से बना हो या किसी भयानक सपने से निकला हो। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी जो हरेंद्र को अपनी ओर खींच रही थी। वह औरत एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपका रही थी, बस उसे घूर रही थी। क कौन हो?
हरेंद्र की आवाज कांप रही थी, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पायल की आवाज, और फिर गायब। वह पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। हरेंद्र पसीने से तरबतर था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन पायल की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसी रात हरेंद्र अपने ट्रक में सोने की कोशिश कर रहा था। वह छत वाली घटना को भूलना चाहता था, लेकिन वह पायल की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे फिर से वही छन छन सुनाई दी। इस बार आवाज उसके ट्रक के अंदर से आ रही थी। हरेंद्र का शरीर कांप उठा। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और अब वह और भी स्पष्ट थी। उसने हिम्मत करके ट्रक खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। ट्रक के अंदर जहां उसका सामान रखा होता था, वहां कुछ ऐसा था जिसे उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया और हरेंद्र को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसने देखा कि उसके ट्रक के कोने में, जहां उसने कभी कुछ नहीं रखा था, वहां एक जोड़ी चांदी की पायल पड़ी थी। वे पायलें चमक रही थीं और उनसे अभी भी वही छन छन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य पैर उन्हें पहनकर चल रहा हो। हरेंद्र नंगे पांव पुलिस थाने पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वह हाँफ रहा था और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। इंस्पेक्टर राघव सोलंकी पहले हंसा। उसने सोचा कि हरेंद्र ने ज्यादा शराब पी ली है या कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब हरेंद्र ने उसे ट्रक में पायल की आवाज के बारे में बताया, तो राघव ने उसे डांटा। हरेंद्र, क्या बकवास कर रहे हो? रात के 2 बजे हैं और तुम मुझे पायल की कहानियां सुना रहे हो। लेकिन हरेंद्र की आंखों में इतना डर था कि राघव को कुछ अजीब लगा। उसने हरेंद्र को शांत होने को कहा और उसे पानी पिलाया। तभी छन छन छन, वही पायल की आवाज इस बार पुलिस थाने के बाहर से आ रही थी। राघव का चेहरा बदल गया। उसने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई थाने के अंदर ही आ गया हो। राघव ने हरेंद्र की ओर देखा और उसकी आंखों में अब डर था। ट्रक के कोने में, जहां हरेंद्र ने बताया था, वहां सचमुच चांदी की पायल पड़ी थी। वे पायलें ठंडी थीं, लेकिन उनसे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। राघव समझ चुका था, यह मामला इंसानों का नहीं, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। इंस्पेक्टर राघव सोलंकी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उसने देवगढ़ के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, लोगों से फुसफुसाहटों में बात की। हरेंद्र की कहानी ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने पाया कि पिछले कुछ सालों में देवगढ़ में कई ऐसी आत्महत्याएं हुई थीं जिनमें कोई स्पष्ट कारण नहीं था। हर मामले में एक अजीब सी खामोशी थी और कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। जांच एक नाम पर आकर रुकी, विक्रम सेठ, शहर का सम्मानित कारोबारी, जो दिन में समाज सेवी के रूप में जाना जाता था। वह मंदिरों में दान देता था, गरीबों की मदद करता था और हर सामाजिक कार्यक्रम में आगे रहता था। लेकिन राघव को शक था कि रात में वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी सार्वजनिक छवि से बिल्कुल विपरीत था। राघव ने विक्रम सेठ को थाने बुलाया। विक्रम अपनी शानो शौकत के साथ आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने राघव को देखा और मुस्कुराया, जैसे वह किसी छोटे मोटे मामले में फंस गया हो। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? सब ठीक तो है? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से मेज पर रखी चांदी की पायलें विक्रम के सामने रख दी। जैसे ही विक्रम की नजर उन पायलों पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके आत्मविश्वास की जगह डर ने ले ली थी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह उन पायलों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये कहां से मिली? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी।
राघव ने उसे घूर कर देखा। ये पायलें शारदा की थीं, विक्रम और हरेंद्र के ट्रक में मिली हैं। विक्रम ने अपनी नजरें झुका ली। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी कमरे की लाइट झपकी। एक बार, दो बार और फिर पूरी तरह से बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। राघव ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने देखा कि सामने की दीवार पर लगे आईने में एक औरत की परछाई दिख रही थी। वही चेहरा, वही खाली आंखें, सफेद साड़ी में खुले बाल। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी और विक्रम सेठ की आंखों में डर और भी गहरा हो गया। अब मेरी बारी है, आवाज आई, लेकिन होंठ हिले नहीं। यह आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया से परे थी। विक्रम सेठ की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। अगली सुबह देवगढ़ में एक और भयानक खबर फैली। विक्रम सेठ का घर जल चुका था। लोग कहते हैं गैस ब्लास्ट, लेकिन मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं। रात में वहां पायल की आवाज आती है। वे कहते हैं कि आग की लपटों में उन्होंने एक औरत की परछाई देखी थी जो पायल पहने हुए नाच रही थी। राघव सोलंकी ने कभी इस मामले को बंद नहीं किया। वह जानता था कि यह कोई सामान्य आग नहीं थी। विक्रम सेठ के घर से कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय एक जोड़ी पिघली हुई चांदी की पायलों के। राघव ने उन पायलों को अपने पास रख लिया, एक भयानक याद के तौर पर। और देवगढ़ में आज भी कोई भी औरत रात को अकेले पायल नहीं पहनती, क्योंकि कुछ आत्माएं न्याय मिलने के बाद भी शांत नहीं होती। वे तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनके साथ हुए हर अन्याय का हिसाब न हो जाए। शारदा की आत्मा ने विक्रम सेठ से अपना बदला ले लिया था, लेकिन उसकी पायल की आवाज अभी भी देवगढ़ की रातों में गूंजती है, एक चेतावनी के तौर पर। तो सवाल यह है, अगर आत्माएं सच में नहीं होती तो अपराधियों की आंखों में यह डर आता कहां से है? क्या यह सिर्फ उनका वहम है, या फिर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया से परे हैं और जो न्याय के लिए भटकती रहती हैं? देवगढ़ की खूनी पायल की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपको लगता है कि शारदा की आत्मा को शांति मिल गई होगी, या वह आज भी देवगढ़ की गलियों में भटक रही है, न्याय की तलाश में? इस रहस्यमय कहानी पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां मिस न करें। अगली बार तक अपनी रातों का ध्यान रखें, क्योंकि देवगढ़ की पायलें कभी भी बच सकती हैं।